हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ ऑफ फिजिक्स एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग ड्यू, बीएचयू, एसयू और बाकी जो भी अदर यूनिवर्सिटी हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी का। तो जो आपको असाइनमेंट 4 दिया गया था उसका फर्स्ट क्वेश्चन है द लॉगरिथमिक मैप फ्रॉम द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स टू द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर इज। आपको ऑप्शन दे रखा है 1 to 1 बट नॉट ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, बी ऑप्शन है एन ऑन टू बट नॉट 1-1 होमोमॉर्फिज्म, सी ऑप्शन है नॉट होमोमॉर्फिज्म एंड डी ऑप्शन है एन आइसोमॉर्फिज्म। मतलब जो आपका लॉगरिथमिक मैप दिया गया है मुझे चेक करना है कि होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं होगा, 1-1 है या नहीं है और ऑन टू है या नहीं है। तो फ्रेंड लॉगरिथमिक मैप जो डिफाइंड है वो कहाँ से कहाँ है? तो लॉगरिथमिक मैप डिफाइंड है आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब r प्लस डॉट यहाँ मल्टीप्लिकेशन से कहाँ जा रहा है तो एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर, यहाँ ऑपरेशन क्या है? एडिशन है। मुझे चेक करना है कि लॉगरिथमिक मैप होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो फ्रेंड जैसा कि आपको बताया गया है कि कोई भी मैपिंग इफ, यदि मैं बात करूं इफ जो जी स्टार्ट से जी डैश ओ जा रहा हो, ठीक है, देन मैं बोलता हूं कि एफ होमोमॉर्फिज्म होगा, देन एफ इज होमोमॉर्फिज्म इफ कब एफ स्टार बी इक्वल टू मुझे क्या दे एफ ए डॉट एफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तब जाकर मैं बोलता हूं कि एफ क्या होगा? होमोमॉर्फिज्म होगा। यहाँ पर एफ क्या दिया गया है? आपका लॉग दिया गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि ए और बी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लूंगा, किसका? आर प्लस डॉट का। तो लेट ए बी आर टू आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ जी। जी क्या है यहाँ पे आपका? आर प्लस डॉट है, ठीक है। फ्रेंड जैसे हम लोग दो एलिमेंट ए और बी लेते हैं एलिमेंट आर प्लस डॉट का, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ एफ ए स्टार बी, मतलब लॉग ए स्टार बी। स्टार क्या है यहाँ पे? आपका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, मतलब लॉग ए डॉट बी। ये क्या देगा मुझे? लॉग ए बी। और फ्रेंड मैं लॉग ए बी को क्या लिख सकता हूँ? तो मैं लिख सकता हूँ लॉग ए प्लस लॉग बी, मतलब लॉग ए डॉट बी आपको क्या मिला? लॉग ए प्लस लॉग बी, मतलब क्या मिला कि एफ ए डॉट बी आपको मिला एफ ए प्लस एफ बी। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एफ क्या होगा? होमोमॉर्फिज्म होगा, क्योंकि एक कंडीशन जो होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन जो होता है उसे फुलफिल कर रहा है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि जो लॉगरिथमिक मैप है इंप्लाई लॉग इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम दिस ग्रुप टू दिस ग्रुप। तो फ्रेंड ये तो हमने होमोमॉर्फिज्म चेक किया कि जो लॉगरिथमिक मैप दे रखा था आपका होमोमॉर्फिज्म है। अब बात है कि 1-1 और ऑन टू कैसे चेक करें। तो फ्रेंड जैसा कि हम लोगों को पता होता है, यदि मैं बात करूं लॉगरिथमिक ग्राफ का, तो लॉग का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, जो माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी जा रहा होता है। ये हमारा क्या हो गया? 0 हो गया, ये हमारा 1-0 हो गया। ये ग्राफ किसका है? तो y इक्वल टू लॉग ऑफ x। तो फ्रेंड लॉग एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। अब बात मैं करूं 1-1 का, तो कोई फंक्शन 1-1 कब होता है? जब x के डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए y का डिस्टिंक्ट वैल्यू दे। मतलब यदि मैं y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो हर लाइन का मुझे डिफरेंट वैल्यू मिलना चाहिए। जो मिल रहा है x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y का डिफरेंट वैल्यू। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? इम्प्लाई लॉग इज 1-1। तो लॉग तो 1-1 हो गया बाय डेफिनेशन ऑफ 1-1 जो फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग। अब बात है कि ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड ऑन टू होने के लिए क्या होना होगा? रेंज इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या है आपका? तो r प्लस डॉट है, ठीक है। मतलब यदि लॉगरिथमिक ग्राफ जो मैपिंग दिया गया आपका, यदि उसका रेंज r पूरा रियल नंबर को जनरेट करे, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन इंप्लाई f इज ऑन टू, ठीक है। तो फ्रेंड यदि आप देख रहे होंगे तो f का जो लॉग का जो ग्राफ होता है वो कहां से कहां होता है? तो माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी जा रहा है। और ऐसे कि हम लोग जानते हैं कि लॉग x का जो वैल्यू होता है वो बिलोंग करता है माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r प्लस। यदि मैं x r प्लस से लूं तो log x का जो वैल्यू होता है माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी जा रहा है, जैसा कि आपको ग्राफ से भी दिख रहा है। तो एक किसके इक्वल है? तो a इक्वल है r के, जो इक्वल है को डोमेन के। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि जो लॉगरिथमिक मैप है वो आपका ऑन टू भी है। तो ये 1-1 भी है एंड ऑन टू भी है।
मतलब आपका जो लॉगरिथमिक मैप दे रखा था वो क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो जो आपका ऑप्शन डी गिवन है एन आइसोमॉर्फिज्म, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन क्या होता है कि कोई भी मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म होगा इफ वो क्या हो, होमोमॉर्फिज्म हो, 1 1 हो और ऑन टू हो, जिसे लॉग मैप जो है वो क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो यहाँ लॉगरिथमिक मैप है वो आइसोमॉर्फिज्म होगा। फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन गिवन है, द मैपिंग फ्रॉम r of -1 to r -0 under which the two groups r -1 star where star of operation defined है a star b equal to a plus b plus ab and r -0 are isomorphic। आपको चार ऑप्शन गिवन है। मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन यही कहता है कि मैं कौन सा ऐसा मैपिंग लूं जो r माइनस ऑफ -1 स्टार से r -0 डॉट मुझे क्या दे, आइसोमॉर्फिज्म दे। तो चार ऑप्शन में से वो मैपिंग मुझे सेलेक्ट करना है कौन सा मैं ऐसा मैपिंग लूं। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि f कोई मैपिंग रहा होगा जो कहां से है, तो r ऑफ -1 स्टार टू कहां जा रहा है, तो r -0 डॉट जा रहा है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि जो आपको चार ऑप्शन गिवन है उसमें कौन सा ऐसा मैप है जो यहां से यहां आइसोमॉर्फिज्म दे रहा है। तो फ्रेंड आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या क्या होना चाहिए, और मैप होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। तो पहले तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा सर ऐसा मैपिंग जो दिया हुआ है वो होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो यदि मैं फर्स्ट ऑप्शन का बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है कि x टेंड्स टू x+1। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि fx इक्वल टू क्या दे रहा है, x+1। अब मुझे चेक करना है कि होमोमॉर्फिज्म है या इस ग्रुप से इस ग्रुप में है या नहीं है। फिर होमोमॉर्फिज्म कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए हम लोग दो आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे, किसका, r -1 का। तो ए बी बिलोंग्स टू, मैं ले लेता हूं लेट ए बी बिलोंग्स टू r -1। जैसे ही मैं दो एलिमेंट लेता हूं मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, एफ ए स्टार बी। अब एफ ए स्टार बी और स्टार ऑपरेशन आपका डिफाइंड है क्या है, तो a प्लस बी प्लस ए बी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस ए बी। और आपने जो एज्यूम किया है ऑप्शन ए में चेक करने के लिए होमोमॉर्फिज्म है या नहीं, वो क्या है, fx इक्वल टू x+1 आपने मैपिंग लिया है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1। मतलब आपका एफ ए स्टार बी का वैल्यू मिल गया क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1। अब होमोमॉर्फिज्म कब होगा, जब इक्वल होगा एफ ए डॉट एफ बी का। यदि मैं बात करूं एफ ए का, तो एफ ए का वैल्यू क्या मुझे यहां से मिलेगा, तो एफ ए का वैल्यू मिलेगा a+1 क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू क्या है, x+1। ऐसे ही यदि मैं बात करूं एफ बी का, तो यहां से मुझे एफ बी क्या मिलेगा, b+1। अब यदि एफ ए डॉट एफ बी करूं तो ये क्या होगा, a+1 डॉट b+1। इसका वैल्यू क्या होगा, तो a प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1। तो फ्रेंड यहाँ इक्वेशन में 2 मान लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यदि मैं बात करूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे क्या मिला, तो मुझे मिला f ऑफ a स्टार b इक्वल टू f ऑफ a डॉट f ऑफ b। तो यहाँ से ये तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म तो है। मतलब जो हमने ऑप्शन ए लिया था, ऑप्शन ए क्या है, होमोमॉर्फिज्म तो है। अब बात है कि बी ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे पहले कि होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, तो fx इक्वल टू दे रखा है x-1। सेम काम यहाँ करेंगे, ए बी दो एलिमेंट लेंगे r-1 का और a स्टार b करेंगे। तो जब मैं a स्टार b करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, तो मुझे मिलेगा a प्लस बी प्लस ए बी। और इसका वैल्यू क्या होगा, तो x-1 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस ए बी -1 क्योंकि ये वैल्यू क्या है, इसलिए x जगह पे है। तो आपको एफ ए स्टार बी मिल गया इतना। मैं इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। यदि मैं बात करूँ एफ ए का, तो एफ ए का वैल्यू क्या होगा, -1 क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू क्या है, x-1। ऐसे ही मैं बात करूँ एफ बी का, तो एफ बी का वैल्यू क्या होगा, b-1। अब यदि यहां से मैं बात करूं कि एफ ए डॉट एफ बी का, तो एक क्या हो जाएगा, a-1 डॉट b-1। एक किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1 इक्वेशन 2। तो फ्रेंड फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं, यदि मैं बात करूं इक्वेशन 1 और 2 से, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि एफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ए डॉट एफ बी
नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, सेकेंड ऑप्शन का यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म ही नहीं हो रहा है। जो मैपिंग दिया हुआ है ऑप्शन बी में वो होमोमॉर्फिज्म ही नहीं है, तो आइसोमॉर्फिज्म तो होगा नहीं। फ्रेंड ऐसे ही ऑप्शन सी और डी हम लोग चेक करेंगे तो ऑप्शन सी और डी भी क्या है, होमोमॉर्फिज्म ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन ए बी सी डी में बी सी डी ऑप्शन होमोमॉर्फिज्म जब नहीं है तो आइसोमॉर्फिज्म तो देगा नहीं। तो आपका जो ऑप्शन एक बचा, ऑप्शन ए, वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बिना मैं 1 1 ऑन 2 चेक किए ही बोल सकता हूं कि जो आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है वो क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। कैसे कि जो आपका ऑप्शन बी सी डी है होमोमॉर्फिज्म ही नहीं है तो आइसोमॉर्फिज्म तो देगा नहीं। और आपका ऑप्शन ए चेक किया तो क्या मिला मुझे, होमोमॉर्फिज्म मिला। मतलब ये 1 1 ऑन 2 भी होगा क्योंकि आपने 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया तो चौथा ऑप्शन तो बस सही होगा ही होगा। तो फ्रेंड यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। फ्रेंड क्वेश्चन लगाने का एक ये भी तरीका होता है कि आप 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, लेट R be additive group of real numbers and R star be multiplicative group of positive real numbers. Then the mapping FR to R star given by fx equal to e to the power x for all x belongs to R is. फर्स्ट ऑप्शन है 1 1 on 2 but not homomorphism, बी ऑप्शन है 1 1 homomorphism but not on 2, सी ऑप्शन है on 2 homomorphism but not 1 1 एंड डी ऑप्शन है 1 1 on 2 homomorphism। मतलब मुझे चेक क्या करना है कि जो मैपिंग डिफाइंड है आपका होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो मैपिंग क्या है फ्रेंड, मैपिंग आपका डिफाइंड है R प्लस से कहाँ, R स्टार डॉट में, जहाँ R स्टार क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, ऐसा डिफाइंड है कि fx इक्वल टू ई टू द पावर x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए। मुझे चेक करना है कि जो मैपिंग है होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है, 1 1 on 2 है या नहीं है। तो फ्रेंड हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि होमोमॉर्फिज्म कैसे होगा। तो लेट ए बी मैं 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लूंगा किसका, R प्लस का। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एफ ए स्टार बी, तो यहाँ पे स्टार आपका ऑपरेशन क्या है, तो एडिशन है। तो मैं यहाँ पे करूंगा कि एफ ए प्लस बी इक्वल टू, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, तो एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है, तो एफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए प्लस बी। मैं इसे लिख सकता हूँ ई टू द पावर ए इंटू ई टू द पावर बी, और ई टू द पावर ए किसके इक्वल है, तो इक्वल है एफ ए डॉट एफ बी के। मतलब एफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या मिला आपको, एफ ए डॉट एफ बी। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स जो मैपिंग है वो क्या है, इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, फ्रॉम दिस ग्रुप टू दिस ग्रुप। फ्रेंड यहाँ से हमने चेक किया कि होमोमॉर्फिज्म तो है। अब बात है कि 1 1 2 कैसे चेक करें। तो फ्रेंड जैसा कि हम लोग को पता होता है कि यदि मैं बात करूँ ई टू द पावर एक्स ग्राफ का, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये और फ्रेंड ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू होता है कि क्या हो गया, y इक्वल टू ई टू द पावर x। अब बात है कि 1 1, तो 1 1 के लिए हम लोग y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि मुझे डिस्टिंक्ट x के लिए डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ y मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मुझे मिल रहा है, तो मैं यहाँ से बोल दूंगा कि इम्प्लाई जो fx इक्वल टू ई टू द पावर x है, इस क्या है 1 1। ठीक है, 1 1 तो हो गया। अब बात है कि ऑन टू ये कब होगा, जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा। कोडोमेन आपका क्या है यहाँ पे, तो कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन है R स्टार डॉट, जहां R स्टार क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब कि जो मैपिंग दिया हुआ है fx इक्वल टू ई टू द पावर x 1 2 कब होगा, जब इसका रेंज इक्वल होगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर के। फ्रेंड जैसा कि आपको ग्राफ से क्लियरली दिख रहा होगा कि इसका जो वैल्यू है वो क्या है, ऑल पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर है। यदि मैं बात करूं रेंज ऑफ ई टू द पावर एक्स का, तो क्या है, तो 0 टू प्लस इंफिनिटी है, जो इक्वल किसके है, तो r प्लस, जो इक्वल किसके है, r प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि किसके इक्वल हो गया, r स्टार। मतलब यहाँ पे आपका डिफाइंड है कि किसके इक्वल है, r स्टार के। मतलब रेंज इक्वल टू क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। तो मैं यहाँ सिंपली बोल सकता हूँ कि 1 1 भी है एंड ये 1 2 भी है। तो जो आपका ऑप्शन डी गिवन है कि f इज 1 1 on 2 होमोमॉर्फिज्म, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें भी क्या करना था, 1 1 on 2 मुझे बाय ग्राफ चेक करने में थोड़ा इजीली हम लोग चेक कर पाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, द ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप जनरेटेड बाय 5 क्रॉस जनरेटेड बाय 3 ऑफ द ग्रुप Z30 क्रॉस Z12। क्वेश्चन में सब ग्रुप क्या है, सब ग्रुप दे रखा है जनरेटेड बाय 5 क्रॉस जनरेटेड बाय 3। ये सब ग्रुप किसका है, तो ये सब ग्रुप है Z30 क्रॉस Z12 का।
मुझे फाइंड करना है कि इस सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। तो फ्रेंड जैसा कि आपको बताया गया है कि मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2 का, तो क्या होता है ऑर्डर ऑफ G1 इनटू ऑर्डर ऑफ G2। यहाँ पे सब ग्रुप क्या है, तो 5 है, क्रॉस सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3 है, और मुझे इस होल का सब ग्रुप का ऑर्डर फाइंड करना है। तो मैं यदि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय 5 और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3 पता कर लूं, मुझे होल का पता हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 किसका एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट है Z30 का, और 3 किसका एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है Z12 का। तो यदि मैं बात करूं कि ऑर्डर ऑफ 5 क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ 5 6 हो जाएगा, और ऑर्डर ऑफ 3 का मैं बात करूं तो ऑर्डर ऑफ 3 क्या होगा, 4 होगा। तो मुझे 5 और 3 का ऑर्डर पता लग गया। इसका मतलब क्या है, जो 5 से जनरेट हो रहा है सब ग्रुप, उसका ऑर्डर कितना होगा, तो 5 6 होगा। मैं यदि बात करूं ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय 5 का, वो कितना होगा, 6 होगा, और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3 का मैं बात करूं तो कितना होगा, 4 होगा। तो आपको ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय 5 पता लग गया और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3 पता लग गया। मुझे फाइंड किसका करना था, मुझे फाइंड करना था ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय 5 क्रॉस जनरेटेड बाय 3। ये क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय 5 क्रॉस जनरेटेड बाय 3, ये क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय 5 इनटू ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3। और मुझे इसका वैल्यू पता है क्या है, 6 इनटू 4, तो ये क्या हो गया, 24। तो यहाँ से फिर हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो गया। इसमें करना क्या था, तो बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2 क्या होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, लेट G be group of order PQR where PQR are primes and P less than Q less than R, then which of the following statements are true। आपको नीचे 3 स्टेटमेंट गिवन है, मुझे बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन में आपको ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ ग्रुप दे रखा है PQR, जहां P लेस देन Q है, Q लेस देन R है, और साथ में PQR क्या है, प्राइम नंबर है। अब मैं यदि फर्स्ट स्टेटमेंट का बात करूं तो G है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर QR। तो फ्रेंड ये स्टेटमेंट आपको कॉपी में लिखाया गया है कि यदि G का ऑर्डर क्या हो, PQR हो, P लेस देन Q लेस देन R हो, और साथ में PQR प्राइम हो। तो एक मैं फर्स्ट स्टेटमेंट का बात करूं कि G हैज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर QR, ये आपको लिखाया गया है। फ्रेंड एक क्वेश्चन आपका कॉपी का है, तो मैं यहाँ सीधे बोल सकता हूँ और ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है। अब मैं यदि स्टेटमेंट 2 का बात करूं तो साइलो R सब ग्रुप ऑफ G इज नॉर्मल, ये भी लिखाया गया आपको कि यदि G का ऑर्डर क्या हो, PQR हो, P लेस देन Q लेस देन R हो, देन RSSG जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। मैं यहाँ सीधे बोल सकता हूँ कि हमारा स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। अब मैं यदि स्टेटमेंट 3 का बात करूँ तो गिवन है G इज अवेलियन। ठीक है, मतलब ऐसा तो आपको कॉपी में नहीं लिखाया गया, लेकिन मैं यहाँ चेक करूंगा कि क्या सारे के लिए G अवेलियन होगा जब G का ऑर्डर PQR होगा। तो मैं ले लेता हूँ ऑर्डर ऑफ G 2 3 5, यहाँ पे क्या है, 2 लेस देन 3 है, 3 लेस देन 5 है, साथ में 2 3 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ G मुझे क्या मिला, 30 मिला। अब क्या 30 ऑर्डर के जितने सारे भी ग्रुप होते हैं क्या सारे अवेलियन होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं G ले लेता हूँ D15। ठीक है, D15 का ऑर्डर कितना है, तो 30 है, लेकिन D15 क्या है, नॉन अवेलियन है। मतलब मुझे ऐसे बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे जिसका ऑर्डर PQR होगा, साथ में PQR प्राइम हो, और P लेस देन Q लेस देन R हो, और वो नॉन अवेलियन होंगे। तो जो आपका स्टेटमेंट 3 गिवन है कि G इज अवेलियन, वो ऑलवेज करेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि हमारा स्टेटमेंट 3 क्या है, इनकरेक्ट है। तो फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि हमारा ऑप्शन ए जो गिवन है वो करेक्ट है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 66 द नंबर ऑफ साइलो 11 सब ग्रुप। ठीक है, आपको ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या गिवन है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप गिवन है 66। मैं इसे लिख सकता हूँ 2 × 3 × 11। मुझे फाइंड क्या करना है, तो मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ साइलो 11 सब ग्रुप, मतलब नंबर ऑफ 11 SSG। मुझे क्या फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ 11 SSG। ठीक है, अब फिर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ 11 SSG क्या होगा, तो आपको बताया गया है कि यदि किसी भी ग्रुप में मुझे फाइंड करना हो नंबर ऑफ PSSG, ठीक है, यदि मुझे फाइंड करना हो नंबर ऑफ PSSG किसी भी ग्रुप में, वो किसके इक्वल होता है, तो वो इक्वल होता है NP के। जहाँ NP क्या होता है, तो ये इक्वल होता है 1 + P के, जहाँ K इक्वल टू क्या हो 0 1 2 3, सच दैट 1 + P के डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप को।
मतलब 1 प्लस पीके के जिस वैल्यू के लिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा वो क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ पी एस एस जी। अब यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ 11 एस एस जी, मतलब पी आपका क्या गिवन है 11, तो ये किसके इक्वल होगा, तो 1 प्लस 11 पी। अब बात है कि ये के किस वैल्यू के लिए, मैं के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 0 1 2 3 इतना। अब के का मैं क्या वैल्यू रखूं कि 66 को डिवाइड करेगा, यदि मैं के इक्वल टू 0 रखता हूं तो मुझे क्या देता है 1 जो डिवाइड करता है 66 को। अब मैं यदि के इक्वल टू 1 रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है 12 जो डिवाइड नहीं करता है 66 को। ऐसे में के इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो मुझे मिलता है 23 जो डिवाइड नहीं करता है 66 को। ऐसे ही फिर मैं के का वैल्यू और जो भी रखूंगा वो 66 को डिवाइड नहीं करेगा। मतलब के के सिर्फ एक वैल्यू में जब मैं 0 रख रहा हूं तब मुझे एनपी का वैल्यू क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है जो 66 को डिवाइड कर रहा है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ 11 एसएसजी या नंबर ऑफ साइलो 11 सब ग्रुप क्या हो गया, यूनिक हो गया, 1 हो गया। तो जो आपका ऑप्शन ए गिवन है 1 वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फिर हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है द नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 अप टू आइसोमॉर्फिज्म। मुझे क्या फाइंड करना है, तो 24 ऑर्डर का नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिज्म या नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24, दोनों एक ही चीज है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप दे रखा है आपको 24। मैं ऐसे क्या लिख सकता हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 to the power 3 into 3 प्राइम के पावर में, ठीक है। और मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप। तो फ्रेंड जैसा कि आपको बताया गया है कि इफ ऑर्डर ऑफ जी क्या हो, इफ ऑर्डर ऑफ जी p1 टू द पावर अल्फा 1 हो, p टू द पावर अल्फा 2 हो, p3 टू द पावर अल्फा 3 हो, ऐसे ये बढ़ते जाएगा। जहां p1 p2 p3 क्या हो, प्राइम हो, देन नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक, देन नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप जो होगा वो क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप वो क्या होता है, तो पार्टीशन ऑफ अल्फा 1, पार्टीशन ऑफ अल्फा 2, पार्टीशन ऑफ अल्फा 3, ऐसे ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो पी अल्फा 1 पी अल्फा 2 पी अल्फा 3 क्या है, तो पार्टीशन ऑफ अल्फा 1, पार्टीशन ऑफ अल्फा 2 और पार्टीशन ऑफ अल्फा 3। ओके, अब देखिए ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप यहाँ पे है वो क्या है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या है 2 to the power 3 into 3, मतलब p1 to the power 3 और p to the power 1। तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ठीक है अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 क्या हो जाएगा, तो पार्टीशन ऑफ 3 एंड पार्टीशन ऑफ 1, पार्टीशन ऑफ अल्फा 1 तो अल्फा 1 जगह पर क्या है, ए है, और एक क्या है अल्फा 2, तो पार्टीशन ऑफ 3 इनटू पार्टीशन ऑफ 1। अब पार्टीशन ऑफ 3 क्या होता है, तो मैं 3 को 3 तरीके से पार्टीशन कर सकता हूं, तो ये क्या हो गया 3, और मैं 1 को सिर्फ एक तरीके से कर सकता हूं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया 3। तो जो आपका ऑप्शन सी गिवन है कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 इज 3, वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हमारा फ्रेंड करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 3। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या था, बस आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है लेट p be a prime and z be a non abelian p group, the list value of m such that p to the power m divides order of g by zg। मुझे फाइंड क्या करना है, तो मुझे फाइंड करना है लिस्ट वैल्यू ऑफ m जिसके लिए p के पावर m डिवाइड्स करेगा ऑर्डर ऑफ g by zg को। जहां p क्या है, तो p कोई भी प्राइम है और g नॉन अबेलियन p ग्रुप है। p ग्रुप करने का मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ g जो रहा होगा वो p टू द पावर n फॉर्म में होगा। तो फ्रेंड p कोई भी प्राइम है तो मैं ले लेता हूं, लेट पहले p इक्वल टू 2 के लिए मैं बात करता हूं। तो जैसे मैं p इक्वल टू 2 लेता हूं तो ऑर्डर ऑफ g क्या होगा, तो 2 टू द पावर n फॉर्म में होगा। अब n में 1 रख नहीं सकता क्योंकि g कैसा है, नॉन अबेलियन ग्रुप है। n में 2 भी नहीं रख सकता, मैं n क्या रख लेता हूँ 3, मैं 4 रख सकता हूँ तो मैं यहाँ पे n 3 रख लेता हूँ। फिर जैसे ही मैं n 3 रखता हूँ तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो गया 8 हो गया, और 8 ऑर्डर का नॉन अबेलियन ग्रुप है तो क्या होगा g, तो g आइसोमॉर्फिक होगा q8 के, ठीक है। 8 ऑर्डर का नॉन अबेलियन ग्रुप कौन सा होता है q8 या d4। अब फ्रेंड मुझे g मिल गया यहाँ से, तो मैं यहाँ से zg निकाल सकता हूँ, तो zg मुझे क्या मिल जाएगा
तो Zg जो होगा वह इक्वल होगा -1 सेंटर इसका यही होता है। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग जाएगा कि ऑर्डर ऑफ Zg क्या होगा। तो क्या होगा, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू। अब मुझे क्या फाइंड करना है, तो लिस्ट वैल्यू ऑफ m जो p टू द पावर m मतलब 2 टू द पावर m डिवाइड्स करे 4 को। तो फ्रेंड m का लिस्ट वैल्यू क्या होगा, तो m इक्वल टू यदि मैं 0 रखता हूँ तो 2 टू द पावर 0 डिवाइड करता है 4 को। यदि मैं m इक्वल टू 1 रखूंगा तब भी डिवाइड करेगा, लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, लिस्ट वैल्यू ऑफ m। तो फ्रेंड यदि मैं p इक्वल टू 2 रखता हूँ तो मुझे यहाँ से m का वैल्यू क्या मिलता है, 0। अब मैं बात करता हूँ p इक्वल टू 3 के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे ही चेक करना है। अब मैं यदि p इक्वल टू 3 के लिए बात करूँ तो ऑर्डर ऑफ g क्या हो जाएगा, तो 3 टू द पावर n मैं 1 रख नहीं सकता हूँ, 2 भी नहीं रख सकता, मैं रख लेता हूँ n इक्वल टू 3। जैसे ही मैं नॉन अवेलियन में लेता हूँ, ऐसे ऑर्डर क्या हो गया 27। अब मैं जैसे ही नॉन अवेलियन ग्रुप लेता हूँ 27 ऑर्डर का, तो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ Zg क्या हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा 3 के, क्योंकि यदि ऑर्डर ऑफ g p टू द पावर 3 और g नॉन अवेलियन हो तो सेंटर का कितना एलिमेंट होता है, p एलिमेंट होता है। तो p की जगह पे क्या है, यहाँ पे 3 है। तो फ्रेंड यहाँ मुझे ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g भी पता लग गया, तो मैं यहाँ से क्या पता कर सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ g बाई Zg क्या होगा। तो क्या होगा, तो 27/3 इक्वल टू 9। अब बात है कि मैं m का कौन सा वैल्यू रखूँ, लिस्ट वैल्यू जो 3 टू द पावर m डिवाइड्स करे 9 को। मुझे यहाँ से m क्या मिलेगा, m यहाँ से लिस्ट वैल्यू क्या मिलेगा, 0 रख मिलेगा। यदि मैं m इक्वल टू 1 रखता हूँ तब भी डिवाइड करेगा, लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, लिस्ट वैल्यू फाइंड करना है। मतलब मैंने p का 2 वैल्यू लिया, p इक्वल टू 2 और p इक्वल टू 3, उसके लिए मुझे m क्या मिला, 0 मिला। ऐसे में p इक्वल टू 5 के लिए बात करूंगा या p इक्वल टू 7 के लिए बात करूंगा, तो वहां भी जो मुझे लिस्ट वैल्यू ऑफ m मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो गिवन है कि लिस्ट वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 0, वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, let G be finite group and AB belongs to G. Suppose the order of A is m and order of B is m with m not equal to n, then which of the following statements are false? मुझे क्या ढूंढना है, false statement। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि G कैसा है, फाइनाइट ग्रुप है जिसका A और B 2 एलिमेंट है, ठीक है। सच दैट ऑर्डर ऑफ A क्वेश्चन में दे रखा है क्या है, m है, एंड ऑर्डर ऑफ B दे रखा है क्या है, n है, जहां m नॉट इक्वल टू n है। यदि मैं ऑप्शन ए का बात करता हूं तो ऑप्शन ए क्या गिवन है, इफ G is abelian then order of AB is m। तो फ्रेंड जैसा कि आपको बताया गया है कि यदि G abelian हो और A B 2 उसका एलिमेंट हो, देन ऑर्डर ऑफ AB क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ AB होता है एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ A और ऑर्डर ऑफ B। लेकिन यहाँ क्या गिवन है कि ऑर्डर ऑफ AB ऑर्डर ऑफ A इंटू ऑर्डर ऑफ B, जो क्या है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है मतलब फॉल्स है। मुझे ढूंढना क्या था, फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना था, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ट्रू है। मुझे फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना था तो ये फॉल्स है, मतलब ये करेक्ट है। अब मैं जो ऑप्शन बी का बात करता हूं, तो ऑप्शन बी क्या गिवन है कि जीसीडी ऑफ mn इक्वल टू 1 एंड ab इक्वल टू ba, देन ऑर्डर ऑफ ab इज mn। ab स्टेटमेंट आपको कॉपी में लिखाया गया है कि यदि जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ a और ऑर्डर ऑफ b क्या हो, 1 हो और ab इक्वल टू ba हो, देन ऑर्डर ऑफ ab क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ a इंटू ऑर्डर ऑफ b, जो यहाँ गिवन है, मतलब एक ट्रू स्टेटमेंट है। मुझे ढूंढना क्या था, फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब ये क्या है, इनकरेक्ट। अब मैं जो ऑप्शन सी का बात करता हूं, तो ऑप्शन सी गिवन है, इफ जीसीडी ऑफ mn इक्वल टू 1 देन ऑर्डर ऑफ ab इज mn। एंड सी ऑप्शन को आप देखेंगे तो b का क्या है, इनकम्प्लीट पोर्शन है, ठीक है। b में गिवन था कि ऑर्डर ऑफ ab क्या हो, ऑर्डर ऑफ a और ऑर्डर ऑफ b क्या हो, जीसीडी उसका 1 हो और ab इक्वल टू ba हो। अब जाकर हम लोग बात कर रहे थे कि ऑर्डर ऑफ ab क्या होगा, ऑर्डर ऑफ a इंटू ऑर्डर ऑफ b। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या गिवन है कि जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ a और ऑर्डर ऑफ b 1 है, तब जाकर हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए बी जो होगा वो ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, जो सही नहीं है। यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी ए बी होना चाहिए। फिर हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। मुझे ढूंढना क्या था, फॉल्स ढूंढना था, मतलब ये करेक्ट है। ऑप्शन डी गिवन है, ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ठीक है। लेकिन बी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है और मुझे ढूंढना क्या था, फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब जो ऑप्शन डी गिवन है कि ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, वो क्या है, खुद गलत है। मेरे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है, मैं कैसे बोल सकता हूँ कि सारा स्टेटमेंट जो ऊपर दिया हुआ है फॉल्स है, मतलब डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, फॉल्स है। तो डी ऑप्शन फॉल्स है और मुझे ढूंढना क्या था, फॉल्स स्टेटमेंट ही। फिर हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, सी और डी। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, लेट जी बी ए ग्रुप हैविंग नो नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप। जी कैसा ग्रुप है? जिसके पास एक भी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। देन मुझे ऑप्शन गिवन है, मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रेंड जैसे हम लोग बोलते हैं कि जी के पास एक भी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ जी क्या रहा होगा? प्राइम रहा होगा। तभी ये पॉसिबल है कि जी के पास एक भी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप नहीं मिले। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा? पी होगा। अब मैं जैसे ही बोलता हूँ कि ऑर्डर ऑफ जी पी होगा, इसका मतलब क्या है कि जी आइसोमॉर्फिक होगा किसके? जेडपी के। ठीक, और जेडपी क्या होता है? तो फाइनाइट है, साइक्लिक है और अवेलियन है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन गिवन है कि जी इज फाइनाइट, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जी आइसोमॉर्फिक किसके है? जेडपी के। अब मैं यदि बात करता हूँ ऑप्शन बी का, तो ऑप्शन बी क्या गिवन है? जी इज साइक्लिक। ठीक है, जेडपी क्या होता है? साइक्लिक होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी गिवन है, जी हैज प्राइम ऑर्डर। पी क्या है? ये प्राइम ही तो है। ये क्या है? P इक्वल टू प्राइम। तो ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट है। ऑर्डर ऑफ जी जब प्राइम होगा तभी ये पॉसिबल है। ऑप्शन डी गिवन है, जी इज अवेलियन। अब जेडपी जब साइक्लिक है तो अवेलियन तो होगा ही, तो हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट है। फ्रेंड यहाँ से हमारा ऑप्शन ए, बी, सी, डी चारों क्या होगा? करेक्ट होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, if A, B are any two elements of a group G dot such that order of AB inverse equal to 10, then मुझे फाइंड करना है कि order of B to the power minus 2 AB क्या होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन में दे रखा है कि A और B दो एलिमेंट है ग्रुप G डॉट का, जहां ऑर्डर ऑफ AB इनवर्स क्या है? 10 है। देन मुझे फाइंड करना है कि ऑर्डर ऑफ B to the power minus 2 AB क्या होगा। तो जो क्वेश्चन में गिवन है पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि A और B दो एलिमेंट हैं ग्रुप जी डॉट का। यहाँ ऑपरेशन क्या है? तो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। सच दैट ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स भी दे रखा है, क्या है? 10 है। देन मुझे फाइंड करना है कि ऑर्डर ऑफ बी टू द पावर माइनस 2 ए बी क्या होगा। अब फ्रेंड मैं बताते चलूँ आपको कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको एक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। कौन सा प्रॉपर्टी? तो ऑर्डर ऑफ एक्स वाई वह इक्वल किसके होता है? ऑर्डर ऑफ वाई एक्स। तो फ्रेंड ये प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, तब आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए, मुझे फाइंड नहीं करना था, तो मुझे फाइंड करना था ऑर्डर ऑफ बी टू द पावर माइनस 2 ए बी। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बी टू द पावर माइनस 2 ए बी। और मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? तो मैं इसे लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ बी टू द पावर माइनस 1 इंटू बी टू द पावर माइनस 1 ए बी। मैं ए लिखूँ या मैं ए लिखूँ, दोनों क्या है? सेम ही है। ठीक है, अब देखिए इसे लिखने से फायदा ये हुआ कि मैं इसे मान लेता हूँ x और मैं इसे मान लेता हूँ y। और हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल होता है? ऑर्डर ऑफ वाई एक्स के। मतलब मैं इसे रिवर्स कर सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ वाई एक्स, और y की जगह पर क्या है? b इनवर्स ए बी, और x की जगह पर क्या है? तो b इनवर्स। अब इसे लिखने से फायदा ये हुआ कि b और b इनवर्स क्या हो गया? आइडेंटिटी मुझे दे दिया। मैं यहाँ कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, ये क्या दे दिया? आइडेंटिटी दे दिया। तो मैं यहाँ क्या, मुझे क्या मिला यहाँ पे? तो मुझे मिला ऑर्डर ऑफ बी टू द पावर माइनस 1 इंटू ए। अब फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इसे मैं मान लूंगा x, इसे मैं मान लूंगा y, और ऑर्डर ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल होता है? तो ऑर्डर ऑफ वाई एक्स इक्वल होता है। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? तो मैं इसे लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स। ठीक है, इसका रिवर्स। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स क्या है? 10 है। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो मुझे फाइनली मिला क्या? तो मुझे मिला कि ऑर्डर ऑफ बी टू द पावर माइनस 2 ए बी क्या होगा? 10 होगा। फ्रेंड इसमें करना क्या था? इसमें आपको करना यही था कि आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ एक्स वाई जो होता है वो इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ वाई एक्स के। देन आपको जिसका ऑर्डर फाइंड करना था उसको ऐसे सेटअप करना था कि जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है आपका कि ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स इक्वल टू 10 कुछ इस टाइप का आ जाए, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि हमारा ऑर्डर ऑफ जिसे निकालना था उसका ऑर्डर क्या होगा। फ्रेंड यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, इफ ए बी आर टू एलिमेंट्स ऑफ एन अबेलियन ग्रुप such that order of A equal to m and order of B equal to n, then मुझे फाइंड करना है कि ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा।
तो फ्रेंड आपको ये प्रॉपर्टीज बताया गया है कि यदि ग्रुप अबेलियन हो और ए बी दो उसका एलिमेंट हो, ऐसा कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम हो और ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू एन हो, देन ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होता है, तो एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी, मतलब एलसीएम ऑफ एम और एन। तो जो आपको ऑप्शन डी गिवन है एलसीएम ऑफ एम और एन, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं सीधे बोल सकता हूँ कि हमारा ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है, बाकी को मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। मुझे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है एवरी फंक्शन इज परमुटेशन इफ एंड ओनली इफ इट इज 1 to 1। ये क्या बोलता है कि कोई भी फंक्शन परमुटेशन होगा इफ एंड ओनली इफ वो क्या हो, 1 1 हो। तो फ्रेंड यदि कोई फंक्शन परमुटेशन है तो 1 1 तो होगा, लेकिन यदि कोई फंक्शन 1 1 है तो मैं यहाँ से नहीं बोल सकता हूँ कि परमुटेशन हुआ, क्योंकि किसी भी फंक्शन को परमुटेशन होने के लिए 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या बोलता है कि एनी फंक्शन परमुटेशन इफ एंड ओनली इफ इट इज 1 1, जो क्या है इनकरेक्ट है। इसे क्या होना पड़ेगा, ऑन टू होगा, तब मैं जाकर बोल सकता हूँ कि ये क्या होगा, परमुटेशन होगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, इनकरेक्ट। ऑप्शन बी क्या गिवन है, तो ऑप्शन बी गिवन है एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। तो फ्रेंड ये आपको एक स्टेटमेंट बताया गया है कि अबेलियन ग्रुप का जितने सारे सब ग्रुप होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अबेलियन होते हैं। तो ऑप्शन बी भी वही कहता है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी गिवन है द सिमेट्रिक ग्रुप इज 10 हैज 10 एलिमेंट्स। ठीक है, तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि सिमेट्रिक ग्रुप इस 10 का ऑर्डर क्या होगा, एक क्या इसका ऑर्डर क्या होता है, तो फैक्टोरियल 10। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि एक्सटेंड का ऑर्डर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 10, जो क्या है इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी गिवन है S3 इज साइक्लिक। ठीक है, तो फ्रेंड S3 क्या होता है, नॉन अबेलियन होता है, तो साइक्लिक तो होगा नहीं। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि हमारा ऑप्शन डी ही इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है let G equal to 1 minus 1 I minus I with the group under multiplication, then which of the following statements is true। तो मुझे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्वेश्चन में ग्रुप G क्या गिवन है, तो ग्रुप G गिवन है G equal to 1 minus 1 I and minus I। यहाँ पर ऑपरेशन क्या डिफाइंड है, तो ऑपरेशन डिफाइंड है मल्टीप्लीकेशन। अब मैं जैसे ही जी लिखता हूं तो मैं ऑर्डर ऑफ जी क्या बोल सकता हूं, तो ऑर्डर ऑफ जी क्या हो गया, 4 हो गया, क्योंकि इसके पास 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब फ्रेंड आप गौर से देखेंगे तो जी के पास जो एलिमेंट आई और माइनस आई है, इसका ऑर्डर का यदि मैं बात करूं तो ऑर्डर ऑफ आई इक्वल है ऑर्डर ऑफ माइनस आई के, और ये किसके इक्वल है, तो ये 4 के इक्वल है विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। मतलब जी का ऑर्डर 4 है और इसके पास एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसका ऑर्डर क्या है, 4 है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जी साइक्लिक है, क्योंकि उसके पास एक जनरेटर है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि इम्प्लाई जी इज साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि जी साइक्लिक है और जी का ऑर्डर कितना है, 4 है, तो जी किसका आइसोमॉर्फिक है, तो 4 ऑर्डर का कोई भी साइक्लिक ग्रुप किसका आइसोमॉर्फिक होता है, तो यह आइसोमॉर्फिक होता है Z4 के। मतलब मुझे पता लग गया कि जी क्या है, Z4 है। अब मैं यदि ऑप्शन ए का बात करता हूँ तो ऑप्शन ए क्या गिवन है, तो ऑप्शन ए कहता है आइडेंटिटी मैप इज द ओनली होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी। मतलब ये कहता है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है, सिर्फ और सिर्फ मुझे एक होमोमॉर्फिज्म मिलेगा जी से जी में। अब मुझे पता है कि जी क्या है, Z4 है। तो यदि मैं बात करूँ नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म का, ठीक है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी, तो ये क्या इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल होगा जीसीडी ऑफ 4, क्योंकि जी Z4 क्या है, साइक्लिक है। अब जीसीडी ऑफ 4 और 4 क्या होगा, 4 होगा। मतलब मेरे पास नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितना मिला, 4 मिला। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक ट्रिवियल, एक आइडेंटिटी मैप और 3 जो है नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म मिलेगा। लेकिन ऑप्शन ए में गिवन है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होमोमॉर्फिज्म मिलेगा जी से जी में। लेकिन मिल कितना रहा है, 4 होमोमॉर्फिज्म मिल रहा है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, तो हमारा ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। हमारे पास 4 नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे जी से जी में। अब मैं यदि ऑप्शन बी का बात करता हूँ तो ऑप्शन बी में क्या गिवन है, द मैप Z to Z बार इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी। ठीक है, क्या गिवन है, तो गिवन है FZ
इक्वल टू जेड बार। अब बोलता है कि क्या होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं होगा, मुझे यही चेक करना है। तो हम लोग होमोमॉर्फिज्म चेक कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे दो आर्बिट्री एलिमेंट लूंगा, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। मैं जैसे ही दो आर्बिट्री एलिमेंट लेता हूँ तो एफ ऑफ एक्स स्टार वाई, यहाँ पे स्टार ऑपरेशन क्या है, डॉट है, मल्टीप्लीकेशन है, तो एफ ऑफ एक्स डॉट वाई एक किसके इक्वल हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स वाई। अब एफ ऑफ एक्स वाई का क्या इमेज होगा, तो एक्स वाई का बार, क्योंकि एफ जेड इक्वल टू क्या है, जेड बार है। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स बार इंटू वाई बार, जो इक्वल है एफ एक्स डॉट एफ वाई। मतलब एफ ऑफ एक्स डॉट वाई क्या इंप्लाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म मैं बोल सकता हूँ कि एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी। जो आपका ऑप्शन बी गिवन है, द मैप जेड टू जेड बार इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब वैसे ही हम लोग ऑप्शन सी देखेंगे, तो ऑप्शन सी कहता है द मैप जेड टू जेड स्क्वायर इज नॉट होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या गिवन है, तो एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। मुझे चेक करना है कि होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। अब सेम वर्ड करना है, दो एलिमेंट लेंगे कैसे, एक्स और वाई ग्रुप जी से। मैं जैसे ही एलिमेंट लेता हूं तो एफ ऑफ एक्स डॉट वाई करेंगे, तो ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स वाई। और एफ ऑफ जेड का इमेज क्या है, जेड स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स वाई का इमेज क्या हो जाएगा, एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा एफ एक्स इंटू ए, किसके इक्वल होगा, तो ए इक्वल होगा एफ वाई के। मतलब एफ ऑफ एक्स डॉट वाई क्या इंप्लाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। देन बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म मैं क्या बोल सकता हूँ, जो आपका ऑप्शन सी में होमोमॉर्फिज्म और मैपिंग डिफाइंड है वो भी क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। लेकिन ऑप्शन सी में आपका क्या गिवन है कि जो मैपिंग है जेड टू जेड स्क्वायर होमोमॉर्फिज्म नहीं है, जो क्या है, इनकरेक्ट है, ये भी होमोमॉर्फिज्म है। अब मैं यदि ऑप्शन डी का बात करता हूँ, तो ऑप्शन डी में गिवन है कि नन ऑफ द एबव, मतलब ऊपर कोई स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, लेकिन हमारे पास बी स्टेटमेंट ट्रू तो है, तो ऑप्शन डी भी हमारा इनकरेक्ट करता है। फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है, if A is an element of a group G such that order of A equal to n equal to 2m, then which one of the following is also of order n? मुझे बताना है कि जो आपको चार ऑप्शन गिवन है उनमें से किस किस एलिमेंट का ऑर्डर n होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में यही गिवन है कि A कोई एलिमेंट है ग्रुप G का such that आपको ऑर्डर ऑफ A गिवन है, क्या है, n, जो इक्वल है 2m। देन मुझे चेक करना है कि जो चारों ऑप्शन है उसमें किस किस एलिमेंट का ऑर्डर n होगा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। वो कौन सा फार्मूला है, तो फार्मूला है कि ऑर्डर ऑफ a टू द पावर k ये किसके इक्वल होता है, तो इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ a डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ a और k। तो आपको ये फार्मूला जो है पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ a टू द पावर k क्या होता है, ऑर्डर ऑफ a डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ a और k। अब मैं बात करता हूं ऑप्शन ए का, तो ऑप्शन ए क्या गिवन है, a स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे इसका ऑर्डर चेक करना है कि n होगा या नहीं होगा, तो मैं सेम फार्मूला लगाऊंगा। तो ऑर्डर ऑफ यदि मैं बात करूं a स्क्वायर का, तो ये किसके इक्वल होगा, तो ऑर्डर ऑफ a डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ a और k की जगह पर क्या है यहाँ पे, तो k यहाँ था, तो k यहाँ था, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। मतलब k की जगह पर क्या है, 2 है। आपको क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ a गिवन है, क्या है, 2m है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 2m डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ 2m और 2। अब मैं बात करूँ जीसीडी ऑफ 2m और 2 का, तो कितना होगा, 2 होगा। तो 2m डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल हुआ, m के इक्वल हुआ, जो इक्वल नहीं है n के, क्योंकि n इक्वल है 2m के, मतलब m इक्वल है n/2 के। मुझे आना क्या चाहिए था, n के इक्वल। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि हमारा ऑप्शन ए जो गिवन है उसका ऑर्डर n नहीं है, मतलब ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन बी का। ऑप्शन बी क्या गिवन है, a टू द पावर m। अब a टू द पावर m का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ a टू द पावर में यदि m निकालूंगा तो ऑर्डर ऑफ a क्या गिवन है, 2m, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2m।
डिवाइडेड बाई GCD ऑफ 2m और k क्या है तो m है, तो a क्या हो जाएगा m। ठीक है, तो a क्या हो गया 2m डिवाइडेड बाई, अब GCD ऑफ 2m और m क्या होगा तो m होगा। ठीक है, GCD ऑफ 2m और m क्या होगा तो m होगा, तो m से m कैंसिल हो गया तो बचा कितना 2, जो इक्वल नहीं है इनके। मैं बोल सकता हूँ कि जो ऑप्शन बी गिवन है वो भी क्या है इनकरेक्ट है, a टू द पावर m का भी ऑर्डर n नहीं होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन सी का। ऑप्शन सी क्या गिवन है a टू द पावर 4। अब a टू द पावर 4 का ऑर्डर क्या होगा तो ऑर्डर ऑफ a टू द पावर 4 का मैं बात करूँ तो ये किसके इक्वल होगा तो 2m डिवाइडेड बाई GCD ऑफ 2m और 4। अब GCD ऑफ 2m और 4 ये क्या होगा तो 2m डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, GCD ऑफ 2m और 4 क्या होगा तो 4 होगा। अब 2 से 4 कैंसिल हुआ तो बचा कितना m बाई 2, जो इक्वल नहीं है n के, तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, a टू द पावर 4 का भी ऑर्डर n नहीं होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन डी का। ऑप्शन डी क्या गिवन है a टू द पावर 3। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ऑर्डर ऑफ a टू द पावर 3 का, तो एक क्या होगा तो 2m डिवाइडेड बाई GCD ऑफ 2m और 3। अब फ्रेंड 2m क्या है तो 2m कोई इवन नंबर है और 3 क्या है ऑड नंबर है, तो इवन और ऑड का GCD क्या होता है तो 1 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 2m डिवाइडेड बाई 1 जो किसके इक्वल है 2m के, और आपका क्वेश्चन में गिवन है कि 2m किसके इक्वल है n के इक्वल है, मैं बोल सकता हूँ कि 2m इक्वल टू n। मतलब जो आपका ऑप्शन डी गिवन है a टू द पावर 3 उसका ऑर्डर क्या है n है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। तो मुझे इस क्वेश्चन में करना क्या था, तो मुझे इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ a टू द पावर k क्या होता है। उसके बाद हमारा वर्क सिंपल था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है द ऑर्डर ऑफ द ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ क्लेन्स ग्रुप। ठीक है, मुझे किसका फाइंड करना है तो मुझे फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ ऑड, ठीक है K4। तो फ्रेंड ये आपको बताया गया है कि ऑर्डर ऑफ ऑड K4 क्या होता है तो ये इक्वल होता है 6। मतलब यदि मैं बात करूं ऑड K4 का तो ये किसका आइसोमॉर्फिक होता है तो ये आइसोमॉर्फिक होता है S3 के, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 6 होगा। तो ये आपको बताया गया है, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि इसका ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ऑड K इक्वल टू 6। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है let phi g to g dash be homomorphism of a group such that kernel phi equal to e, then first option है phi is onto, B option है phi is 1 1, C option है phi is 1 1 and onto both, and D option है phi maps every elements of g to identity of g dash। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका तो क्वेश्चन में आपका मैपिंग डिफाइंड है g to g dash, ऐसा ये क्या है होमोमॉर्फिज्म है, इस होमोमॉर्फिज्म such that कर्नल फाई वो क्या है आइडेंटिटी। अब मैं जैसे ही बोलता हूं कि कर्नल फाई आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या है कि फाई मैपिंग जो है सिर्फ जी के आइडेंटिटी का मैपिंग जो है वो जी डैश के आइडेंटिटी पे कर पा रहा है, उसके अलावा जी के जो भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका मैपिंग जी डैश के नॉन आइडेंटिटी पे जा रहा है। तो कर्नल फाई का मतलब यही है। अब मैं जैसे ही बोलता हूँ कि कर्नल फाई इक्वल टू ई, तो आपको एक स्टेटमेंट बताया गया है कि यदि कोई फाई मैपिंग या होमोमॉर्फिज्म हो जी से जी डैश में और कर्नल फाई इक्वल टू यदि आइडेंटिटी हो तो फाई क्या होता है 1 1 होता है। फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि इम्प्लाई फाई इज 1 1, ये आपको अच्छे से बताया गया है। अब मैं बात करता हूँ ऑन टू, फाई ऑन टू होगा या नहीं होगा, तो फ्रेंड फाइव ऑन टू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जहां फाइव ऑन टू नहीं होगा। अब वो कौन सा केसेस होगा तो फाइव जी से जी डैश में जा रहा है। अब फाइव ऑन टू कब होगा जब रेंज ऑफ फाइव इक्वल हो जाए किसके तो 4 डोमेन मतलब जी डैश के। अब मैं यदि जी का कार्डिनलिटी जो है वो जी डैश से छोटा ले लूँ, जी का कार्डिनलिटी यदि मैं जी डैश से छोटा ले लूँ तो फाइव का जो मैपिंग होगा उसका रेंज कोडोमेन के कभी इक्वल तो होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पास कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा इसके अपेक्षा।
तो इसका जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का मैपिंग यदि डिफरेंट मैपिंग करेंगे तो इसके कर्नलिटी से क्या होगा, कम होगा। मैं वहां रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं कर पाऊंगा। मतलब यदि ऑर्डर ऑफ जी लेस देन ऑर्डर ऑफ जी डैश होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फाई इज नॉट ऑन टू, ये कभी भी ऑन टू नहीं होगा। तो फ्रेंड ऐसा कंडीशन मुझे मिलता है कि यदि मैं ऑर्डर ऑफ जी लेस देन ऑर्डर ऑफ जी डैश ले लूं तो यहाँ पर फाई ऑन टू नहीं होगा। हाँ, यदि ऑर्डर ऑफ जी ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी डैश होगा तो वहाँ ऑन टू हो सकता है। इसलिए मैं बोला कि ए ऑन टू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। तो मैं ओवरऑल क्या बोल सकता हूँ कि जो आपका ऑप्शन ए गिवन है कि फाई इज ऑन टू, वो क्या हो गया, इनकरेक्ट। और यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या गिवन है, फाई इज 1 एंड ऑन टू बोथ, लेकिन ऑन टू तो नहीं है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि हमारा ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी गिवन है, फाई मैप्स एवरी एलिमेंट्स ऑफ जी टू आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। तो फ्रेंड कर्नल फाई क्या गिवन है, ई गिवन है। तो मैंने पहले ही आपको बताया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फाई मैपिंग या फाई होमोमॉर्फिज्म जो है वो सिर्फ जी के आइडेंटिटी का ही मैपिंग जी डैश के आइडेंटिटी पे कर पा रहा है। उसके अलावा जो भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका मैपिंग कहाँ जा रहा है, तो जी डैश के नॉन आइडेंटिटी पे जा रहा है। लेकिन ऑप्शन डी में गिवन है कि कर्नल जो फाई मैपिंग है वो एवरी एलिमेंट्स ऑफ जी, जी के सारे एलिमेंट का मैपिंग आइडेंटिटी ऑफ जी डैश पे कर रहा है, जो क्या है, इनकरेक्ट है। क्योंकि अगर यदि ऐसा होता तो कर्नल फाई इक्वल टू क्या होता है, जी होता, लेकिन यहाँ कर्नल फाई इक्वल टू ई है। तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारा ऑप्शन डी क्या है, इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि कर्नल फाई इक्वल टू ई है। ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग कर्नल फाई क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए, तब मैं बोलूंगा कि ये क्या होगा, करेक्ट है। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन ए सी डी करेक्ट हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, हमारा ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है, लेट एच एन बी सबग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी सच दैट एन इज नॉर्मल इन जी। कंसीडर टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है एच इंटरसेक्शन एन इज नॉर्मल इन जी, एंड सेकंड गिवन है एच इंटरसेक्शन एन इज नॉर्मल इन एच। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका, तो क्वेश्चन में गिवन है एच और एन दो सब ग्रुप है ग्रुप जी का, सच दैट एन नॉर्मल है जी में। देन बोलता है कि एच इंटरसेक्शन एन नॉर्मल होगा जी में। तो फ्रेंड इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट गिवन है कि एच इंटरसेक्शन एन इज नॉर्मल इन एच, वो आपका प्रॉपर्टी लिखाया गया है। यदि एच और एन दो सबग्रुप हो ग्रुप जी का, सच दैट कि एन नॉर्मल हो जी में, देन एच इंटरसेक्शन एन क्या होता है, तो नॉर्मल सबग्रुप होता है एच का। तो फ्रेंड ये तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन स्टेटमेंट 1 जो गिवन है कि एच इंटरसेक्शन एन नॉर्मल होगा जी में, वो ऑलवेज ट्रू नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप मिलेंगे जिसके लिए एच इंटरसेक्शन एन क्या हो, नॉर्मल नहीं होगा। तो फ्रेंड स्टेटमेंट 1 जो है वो ऑलवेज ट्रू नहीं है, कहीं कहीं ये नहीं भी होता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ ट्रू। तो जो आपका ऑप्शन डी गिवन है 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू, वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि हमारा ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है, इफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम z plus to q minus 0 dot such that f2 equal to 1/3 आपका क्वेश्चन में गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ -8, मुझे किसका वैल्यू फाइंड करना है, f ऑफ -8। क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि f होमोमॉर्फिज्म है z plus 2 q minus 0 dot, ठीक है, q minus 0 dot, ये क्या है, इज होमोमॉर्फिज्म। एक क्वेश्चन में आपका गिवन है सच दैट f2 का वैल्यू भी मुझे पता है कितना है, 1/3। मुझे निकालना है किसका वैल्यू है, तो मुझे निकालना है वैल्यू और f ऑफ -8 का। अब फ्रेंड f जो है z प्लस से q माइनस 0 डॉट में होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि f ऑफ x प्लस y ये इक्वल है f ऑफ x डॉट f ऑफ y फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू z के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड f होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब यही है कि f ऑफ x प्लस y, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन क्या है, एडिशन है,
एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल है एफ ऑफ एक्स डॉट, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई। ठीक है, अब मैं जैसे ये लिखता हूँ तो एफ ऑफ टू क्या गिवन है आपका, तो एफ ऑफ टू गिवन है 1/3। मुझे निकालना है किसका वैल्यू है, तो मुझे निकालना है एफ ऑफ -8 का वैल्यू। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो एफ ऑफ -8 को मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ -2 4 टाइम्स। ये क्या हो जाएगा, मैं ए लिखूं या मैं ए लिखूं, दोनों क्या है इक्वल है। अब देखिए ये लिखने से फायदा ये हुआ कि एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो भाई इस प्रॉपर्टी में क्या बोल सकता हूँ कि इक्वल होगा एफ ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ -2। ठीक है, इक्वल इसके हो गया। अब एफ ऑफ -2 का वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, तो एफ ऑफ -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो माइनस ऑफ f2, क्योंकि f क्या है होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, और इनटू माइनस ऑफ f ऑफ 2 इंटू माइनस ऑफ f ऑफ 2 इंटू माइनस ऑफ f ऑफ 2। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और मुझे f2 का वैल्यू पता है क्या है 1/3, तो ये क्या हो गया 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, ये क्या हो गया 1/81। ठीक है, क्या हो गया 1/81। फ्रेंड यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो मुझे होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी को लगाना था कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई, और आपका f2 का वैल्यू गिवन था क्वेश्चन में। मैं सिंपली यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ कि एफ ऑफ -8 का वैल्यू क्या होगा, ऐसे में फाइंड कर सकता हूँ कि एफ ऑफ -16 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन